1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हम सब ने इसके बारे में स्कूलों में पढ़ा है ना? पर क्या हो अगर जो कहानी हम जानते हैं वो अधूरी हो? इसके पीछे कुछ ऐसे राज हैं, ऐसी अनसुनी सच्चाइयां हैं जो शायद इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलती। तो चलिए आज उन्हीं सच्चाइयों से पर्दा उठाते हैं। 8 अगस्त 1942, महात्मा गांधी का वो ऐतिहासिक भाषण और एक नारा जिसने पूरे देश में जैसे एक आग सी लगा दी, करो या मरो। बस यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ, एक ऐसी लड़ाई जिसकी गूंज आज तक हमारे कानों में है। पर सवाल ये है कि क्या कहानी वाकई इतनी सीधी सादी थी? क्या हो अगर इस आंदोलन के पीछे गुप्त एजेंडे हों, गहरे मतभेद हों और यहाँ तक कि विश्वासघात भी? बस यही सवाल हमें इस कहानी की उन गहराइयों में ले जाएगा जहाँ सच्चाई अक्सर सतह के नीचे दबी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहली परत हटाते हैं। देखिए, आमतौर पर हमें लगता है कि आंदोलन की वजह सिर्फ देशभक्ति थी, पर यह पूरा सच नहीं है। इसकी असली चिंगारी के पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही की कहानी छिपी हुई थी। उस दौर में दुनिया में महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन चल रही थी। ऊपर से अंग्रेजों ने ऐसे टैक्स लगा दिए कि भारत का एक्सपोर्ट बिजनेस तबाह हो गया। आप देखिए, 1923 से 1931 के बीच ब्रिटेन जाने वाला हमारा सामान लगभग आधा रह गया था। सोचिए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई थी। और इसी आर्थिक तंगी ने ना एक बड़ा ही अजीब सा गठबंधन बना दिया। एक तरफ थे वो किसान जिनका माल बिक नहीं रहा था, और दूसरी तरफ थे भारत के बड़े बड़े उद्योगपति जिन्हें अपना सामान बेचने के लिए एक राष्ट्रीय बाजार चाहिए था। तो बस कांग्रेस ने इन दोनों को आजादी के नाम पर एक साथ ला खड़ा किया, अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा। पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी था। पर्दे के पीछे यानी कांग्रेस के अंदर ही भारत के दो सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन को शुरू करने को लेकर एकमत नहीं थे। उनके बीच गहरे मतभेद थे। देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गांधी जी को लग रहा था कि अगर अंग्रेज भारत में रहे तो जापान हम पर हमला कर देगा। वो जापान से बातचीत करने तक को तैयार थे। दूसरी तरफ नेहरू फैसिज्म के कट्टर विरोधी थे। उन्हें लगता था कि अगर अंग्रेज गए तो कहीं जापान का साम्राज्यवाद ना आ जाए, जो और भी बुरा होगा। इसलिए वो एलाइड फोर्सेस का साथ देना चाहते थे। अब ये एक ऐसा टकराव था जो आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल सकता था। लेकिन आखिर में देश की एकता के लिए नेहरू को झुकना पड़ा। वो जानते थे कि अगर गांधी जी आंदोलन से अलग हो गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो उन्होंने अपनी सारी आपत्तियों को एक तरफ रखकर गांधी जी का साथ दिया। पर यकीन मानिए, ये फैसला उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अंग्रेजों ने सोचा कि वो एक ही झटके में इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। उन्होंने एक चाल चली, लेकिन वो चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। हुआ वो जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार ने बहुत तेजी दिखाई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त की सुबह तक गांधी, नेहरू समेत कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी। 24 घंटे के अंदर उन्हें लगा बस खेल खत्म, आंदोलन शुरू होने से पहले ही कुचल दिया गया। और सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोचिए जरा, अंग्रेजों का मकसद तो था आंदोलन को दबाना, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। अब आंदोलन लीडर्स का नहीं बल्कि आम जनता का हो गया था। अब जब सारे बड़े पुरुष नेता जेल में थे तो कमान संभाली भारत की बहादुर महिलाओं ने। अरुणा आसफ अली, जिन्होंने बॉम्बे में तिरंगा फहराया, उषा मेहता, जिन्होंने छिपकर सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया ताकि लोगों तक सही खबरें पहुंचे, और 73 साल की मातंगिनी हाजरा, जो शहीद होने तक प्रदर्शन करती रहीं। इन वीरांगनाओं ने साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई में वो किसी से कम नहीं थीं। पर यहाँ एक और बात है जिसे जानना जरूरी है। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले गांधी जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि आप एक आजाद इंसान हैं। कायरता से बेहतर एक हिंसक कार्य है। अहिंसा के पुजारी के मुंह से ये बात, इसने आंदोलन को एक नई और ज्यादा आक्रामक दिशा दे दी। और इसी का नतीजा था कि जयप्रकाश नारायण जैसे नेता सामने आए। वो एक हाई सिक्योरिटी जेल की दीवारें फांदकर भाग निकले और नेपाल में आजाद दस्ता नाम का एक गुप्त गुरिल्ला संगठन बनाया। इनका मिशन सीधा था, टेलीग्राफ लाइनें काटो, रेलवे ट्रैक उड़ाओ, ब्रिटिश प्रशासन को पंगु बना दो। पर इस कहानी का एक बहुत ही स्याह,
एक काला पन्ना भी है, एक ऐसा सच जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो ये कि जब देश लड़ रहा था तब कुछ भारतीय राजनीतिक दल ही अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये जानना शायद हैरान कर दे कि हिंदू महासभा ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो ब्रिटिश गवर्नर को चिट्ठी लिखकर बताया कि आंदोलन को कैसे कुचला जाए। आरएसएस ने इसे अव्यवस्था कहकर इसका बहिष्कार किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मित्र राष्ट्रों का समर्थन करने के लिए आंदोलन का विरोध किया। ये एक ऐसा सच है जिस पर बात कम होती है, पर इसने आंदोलन को अंदर से कमजोर किया। तो एक तरफ ये राजनीतिक खेल चल रहा था और दूसरी तरफ जमीन पर आम लोग इतिहास रच रहे थे। नेताओं के बिना उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनके साहस ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत तो जनता में ही होती है। क्या आप सोच सकते हैं, देश के कई हिस्सों में जैसे बलिया में, बंगाल के तामलुक में और महाराष्ट्र के सतारा में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी खुद की सरकारें बना ली। ये थीं समानांतर सरकारें। इनके अपने स्कूल थे, अपने न्याय के मंच थे, यहाँ तक कि अपनी सेना भी थी। ये थी असली क्रांति। लेकिन अंग्रेज हुकूमत ये सब चुपचाप देखने वाली नहीं थी। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और क्रूर थी। इन समानांतर सरकारों को कुचलने के लिए सेना उतार दी गई और हजारों आम नागरिकों को मार दिया गया। ये आज़ादी की बहुत भारी कीमत थी जो लोगों ने चुकाई। तो अब सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? क्या ये आंदोलन सफल रहा या विफल? इसे समझने के लिए एक शब्द है, पायरिक विक्ट्री, मतलब एक ऐसी जीत जिसे पाने में इतना नुकसान हो जाए कि वो जीत भी हार जैसी लगने लगे। तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक विफलता थी? अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो हाँ, 1942 में आज़ादी नहीं मिली और 1944 तक आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया गया था। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक जबरदस्त जीत थी। इसने अंग्रेजों की नैतिक सत्ता को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये साबित हो गया कि भारत को अब जोर जबरदस्ती से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यहीं से 1947 की आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस आंदोलन की जो जबरदस्त विफलता थी असल में वही भारत की आज़ादी की गारंटी बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस आंदोलन की जटिल विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और शायद ये सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत एक शानदार हार में ही छिपी होती है।